अध्याय 11 वियना कांग्रेस। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट 18 जून 1815 को वाटरलू के मैदान में बुरी तरह से पराजित हुआ और उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना के निर्जन द्वीप में भेज दिया गया। नेपोलियन के पतन के बाद मित्र राष्ट्रों के सम्मुख अनेक कठिनाइयां उठ खड़ी हुई, जिनसे यूरोप के सभी राष्ट्र किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए। अतः यूरोप के मानचित्र में नेपोलियन ने जो मनमाने ढंग से परिवर्तन कर दिए थे, उन्हें फिर से सुधारने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मित्र राष्ट्रों ने एक आयोजन किया, जो यूरोप के इतिहास में वियना कांग्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। वियना को इस कांग्रेस हेतु चुने जाने का प्रमुख कारण ये था कि वो महाद्वीप के केंद्र में स्थित था और नेपोलियन के युद्धों का मुख्य शिकार रहा था। साथ ही नेपोलियन की पराजय में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वियना कांग्रेस की प्रमुख समस्याएं। अपने कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व वियना कांग्रेस के सम्मुख निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न थे। नंबर 1, उन्हें यूरोप का पुनर्निर्माण करते समय ऐसी व्यवस्था करनी थी जिससे फ्रांस भविष्य में फिर वहां शांति भंग न कर सके। अतः आवश्यक था कि फ्रांस की सीमाओं पर शक्तिशाली राष्ट्रों की स्थापना की जाए। नंबर 2, मृतप्राय पवित्र रोमन साम्राज्य के स्थान पर जर्मनी में नवीन व्यवस्था करना। नंबर 3, वारसा की ग्रांड डची नेपोलियन के कट्टर मित्र सैक्सनी तथा फिनलैंड के भाग्य का निर्णय करना। नंबर 4, इटली में नवीन व्यवस्था करना तथा डेनमार्क को नेपोलियन का साथ देने के कारण दंडित करना। नंबर 5, पोप की शक्ति व गौरव को बढ़ाना एवं प्रतिक्रियावादी भावनाओं को कुचलना। वियना कांग्रेस में भाग लेने वाले प्रमुख देश व उनके प्रतिनिधि। वियना सम्मेलन को यूरोप के इतिहास में कूटनीतिज्ञों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बैठक कहा जाता है। इसमें टर्की के अतिरिक्त यूरोप की समस्त बड़ी शक्तियों ने भाग लिया, किंतु निम्नलिखित प्रमुख देशों और उसके प्रतिनिधियों ने इसके निर्णय को अत्यधिक प्रभावित किया। ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व सम्राट फ्रांसिस प्रथम एवं चांसलर मेटरनिख ने किया। चूंकि कांग्रेस का स्थान वियना था, इसलिए सम्राट फ्रांसिस प्रथम को इस सम्मेलन पर अपार धन व्यय करना पड़ा। मेटरनिख को इस सम्मेलन का कन्वीनर बनाया गया था। वो घोर प्रतिक्रियावादी था और जनतंत्रवादी आंदोलनों को घृणा की दृष्टि से देखता था। पृष्ठ 111। रूस की ओर से स्वयं सम्राट जार अलेक्जेंडर ने इस सम्मेलन में भाग लिया। वो अपने आप को विजेता का भी विजेता कहा करता था, क्योंकि उसने नेपोलियन को पराजित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। रूसी अभियान की असफलता ने नेपोलियन के पतन का मार्ग उन्मुख किया था। अतः जार इस सम्मेलन में अपने लिए विशेष पुरस्कार और सम्मान की आशा से उपस्थित हुआ था। प्रशा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके मंत्री हार्डेनबर्ग को भेजा गया था। उसे कम सुनाई पड़ता था, इसलिए उसकी सहायता के लिए हम्बोर्ड को साथ भेजा गया। सैन्यवादी और राष्ट्रवादी नीति के कारण हार्डेनबर्ग का उद्देश्य प्रशा को अत्यधिक शक्तिशाली देश बनाना था। इंग्लैंड के प्रतिनिधि के रूप में लॉर्ड कैसलरे तथा वेलिंगटन के ड्यूक ने इस सम्मेलन में भाग लिया। उनका उद्देश्य अपने देश के औपनिवेशिक हितों की रक्षा करना था। कांग्रेस के निर्णयों में लॉर्ड कैसलरे ने महत्वपूर्ण भाग लिया। फ्रांस का प्रतिनिधित्व तेलरा ने किया। वो अत्यंत महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ था। उसने नेपोलियन के शासन तक सक्रिय राजनीति में भाग लिया था, किंतु नेपोलियन द्वारा एक बार अपमानित किए जाने के कारण उसने उसका साथ छोड़ दिया था। कांग्रेस में भाग लेने का उसका प्रमुख उद्देश्य नेपोलियन व उसके वंशजों से अपने अपमान का बदला लेना था। न्यायोचित सिद्धांत का प्रतिपादन करके उसने बहुत सीमा तक अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया था। वियना कांग्रेस का अधिवेशन नेपोलियन के पतन के बाद हुआ, किंतु इस अधिवेशन से पूर्व मित्र राष्ट्रों ने परस्पर कई संधियां कर ली थीं। 1812 ईस्वी की आबू की संधि के द्वारा स्वीडन और नॉर्वे को संयुक्त करना निश्चित हुआ था। 1813 ईस्वी की कैलिश की संधि के अनुसार प्रशा को पुनः शक्तिशाली बनाना निश्चित किया गया था। 1813 ईस्वी की रिखेनबैक की संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया, प्रशा व रूस ने पोलैंड का आपस में बंटवारा कर लिया था। इसी प्रकार 1813 ईस्वी में टॉपलिज की संधि तथा 1814 ईस्वी की शामो की संधि की धाराओं के अनुसार विभिन्न निश्चयों के साथ कांग्रेस के प्रमुख नेता इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे। अधिवेशन के पूर्व की जाने वाली संधियों में सर्वाधिक महत्व 1814 ईस्वी की पेरिस की संधि का था। अतः ये निश्चित था कि यूरोप का पुनर्निर्माण करते समय वियना कांग्रेस के निर्णय पूर्वगामी संधियों से प्रभावित रहेंगे। वियना कांग्रेस के प्रमुख सिद्धांत। शिथिल कार्यप्रणाली और प्रतिनिधियों के स्वार्थपूर्ण मंतव्यों के बावजूद समस्याओं के हल के लिए वियना कांग्रेस ने 3 प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, जो इस प्रकार थे।
एक न्यायोचित राजसत्ता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का जन्मदाता फ्रांस का प्रतिनिधि टैलरा था। इसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि फ्रांस में बूर्बो वंश को फिर से स्थापित किया जाए और बोनापार्ट वंश के किसी व्यक्ति को भविष्य में फ्रांस की गद्दी पर न बैठाया जाए। इस सिद्धांत के द्वारा टैलरा ने नेपोलियन द्वारा किए गए अपमान का बदला ले लिया। 2. शक्ति संतुलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा कांग्रेस ने यूरोप के राजाओं के मध्य शक्ति संतुलन स्थापित करने का निश्चय किया, जिससे कोई भी शक्तिशाली देश दूसरे निर्बल देश को हड़प न सके। इस सिद्धांत का पालन करते हुए फ्रांस को चारों ओर से शक्तिशाली राष्ट्रों से घेर दिया गया, ताकि वो भविष्य में यूरोप की शांति को पुनः भंग न कर सके। पृष्ठ 112। 3. पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन सभी राज्यों को पुरस्कार देने का निर्णय किया गया जिन्होंने नेपोलियन को पराजित करने में मित्र राष्ट्रों का कुछ भी सहयोग किया था। साथ ही उन समस्त राज्यों को दंड देने का निर्णय किया गया जिन्होंने युद्ध में नेपोलियन को सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया था। वियना कांग्रेस के महत्वपूर्ण निर्णय। वियना कांग्रेस ने उपर्युक्त 3 सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय किए। फ्रांस के साथ एक नई संधि की गई, जिसके अनुसार उससे वे सब प्रदेश छीन लिए गए जो उसने क्रांतिकाल और नेपोलियन के युद्ध में अपने राज्य में सम्मिलित कर लिए थे, तथा फ्रांस की क्रांतिकाल के पूर्व की सीमाओं को स्वीकार कर लिया गया। प्रशा और ऑस्ट्रिया फ्रांस के कुछ प्रदेशों को हड़प कर जाना चाहते थे, किंतु इंग्लैंड तथा रूस के हस्तक्षेप के कारण ये संभव नहीं हो सका। फ्रांस पर अंकुश बनाए रखने के लिए उसकी सीमाओं पर शक्तिशाली राष्ट्रों को स्थापित किया गया। हॉलैंड में फिर से ऑरेंज वंश की स्थापना की गई तथा उसे और शक्तिशाली बनाने के लिए बेल्जियम का प्रदेश उसमें संयुक्त कर दिया गया। प्रशा को सक्सेनी का 2/5 भाग, स्वीडन को पोमरेनिया का प्रदेश और राइन नदी के किनारे के कुछ प्रदेश प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त उसे वेस्टफेलिया, पोसेन और डेजिंग के प्रदेश भी प्राप्त हुए। प्रशा अल्सास व लॉरेन के प्रदेश भी प्राप्त करना चाहता था, परंतु वेलिंगटन के ड्यूक के विरोध के कारण ये प्रदेश फ्रांस के पास ही बने रहे। सार्डिनिया को पीडमोंट व सेवॉय के प्रदेश प्राप्त हुए। उसे जिनेवा का प्रदेश भी प्रदान किया गया। इससे फ्रांस की पूर्वी सीमा पर हॉलैंड, प्रशा और सार्डिनिया के शक्तिशाली राज्य स्थापित हो गए। ऑस्ट्रिया। यद्यपि बेल्जियम पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था, किंतु उस पर हॉलैंड का अधिकार स्थापित हो गया। इसके बदले में ऑस्ट्रिया को इटली में लंबार्डी, वेनेशिया और इलिरियन के प्रांत दे दिए गए थे। साथ ही रूस से पूर्वी गलेशिया और बवेरिया से टिरोल का प्रदेश लेकर उसको दिए गए। जर्मनी। नेपोलियन के उत्थान से पूर्व जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। नेपोलियन ने राइन संघ का गठन करके जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया था, परंतु नेपोलियन के पतन के बाद जर्मन राज्यों को स्वीकृति प्रदान करने का प्रश्न भी मित्र राष्ट्रों के सामने अत्यंत विचारणीय था। जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना अत्यंत प्रबल थी और मेटरनिख राष्ट्रीयता के नाम से चौंकता था। अतः पवित्र रोमन साम्राज्य के स्थान पर एक परिसंघ स्थापित किया गया, जिसके अंतर्गत जर्मनी में छोटे छोटे 39 राज्य रह गए थे। इस परिसंघ का अध्यक्ष ऑस्ट्रिया बना। परिसंघ को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए, जिससे विभिन्न राज्यों के परस्पर संबंध अत्यंत शिथिल बने रहे। इटली की समस्या भी जर्मनी से मिलती जुलती थी। वहां भी नेपोलियन के द्वारा स्थापित व्यवस्था को भंग करके नवीन व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया। नेपल्स पर बूर्बो वंश के शासक फर्डिनेंड का अधिकार मान लिया गया। रोम के पोप को फिर से अपना राज्य वापस मिल गया। पृष्ठ 113। सार्डिनिया को पीडमोंट तथा सेवॉय दिए गए। ऑस्ट्रिया को लंबार्डी का प्रदेश दिया गया और टस्कनी तथा मोडेना के राज्य पर पुराने ऑस्ट्रियन वंश के शासकों को गद्दी पर बैठाया गया। पार्मा पर नेपोलियन की पत्नी मेरी लुइसा का अधिकार स्वीकार किया गया, किंतु जिनेवा और वेनिस के गणतंत्रों को फिर से स्थापित नहीं किया गया। इस प्रकार इटली में पुरातन व्यवस्था फिर से स्थापित की गई, जिसमें ऑस्ट्रिया का प्राधान्य बना रहा। मेटरनिख इटली में भी जर्मन परिसंघ के समान एक परिसंघ बनाना चाहता था, किंतु सार्डिनिया व पोप के विरोध के कारण उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका। रूस को पोसेन तथा थोर्न को छोड़कर वारसा की संपूर्ण डची प्राप्त हुई। साथ ही उसे स्वीडन से फिनलैंड भी प्राप्त हुआ। स्वीडन के पोमरेनिया के प्रदेश को प्रशा को दे दिया गया। अतः क्षतिपूर्ति के लिए उसे डेनमार्क से छीनकर नॉर्वे का प्रदेश दिया गया।
इंग्लैंड का प्रमुख उद्देश्य अपने औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार करना था। इसलिए वियना सम्मेलन में उपस्थित उसके प्रतिनिधियों का मंतव्य औपनिवेशिक महत्व के प्रदेश प्राप्त करना था। उसे उत्तरी सागर में हेलिगोलैंड और माल्टा के द्वीप मिले तथा आयोनियन द्वीपों की संरक्षकता भी प्राप्त हुई। साथ ही स्पेन से ट्रिनिडाद, फ्रांस से मॉरिशस, टोबैगो तथा सेंट लूसिया और हॉलैंड से लंका के द्वीप मिले। इसके अतिरिक्त उसे अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का प्रदेश भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त वियना सम्मेलन में कुछ अन्य समस्याएं भी प्रस्तुत की गयीं, जिनमें दास व्यापार का प्रश्न सर्वाधिक महत्व का था। इस सम्मेलन ने दास प्रथा को अनैतिक एवं अमानुषिक स्वीकार किया और प्रत्येक राज्य से इसका अंत करने का आग्रह किया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नदियों में जहाजों के आवागमन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा भविष्य में यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की, जो संयुक्त व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार वियना कांग्रेस ने यूरोप के नवनिर्माण का प्रयास किया। उसके द्वारा स्थापित व्यवस्था की कुछ बातें ही स्थायी सिद्ध हुईं, किंतु अनेक बिल्कुल स्थायी प्रमाणित हुईं। फिर भी वियना कांग्रेस की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। उसके निर्णयों का यूरोप के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति के लिए व्यवहारिक व्यवस्था तैयार करना था, जिसमें वो पूरी तरह से सफल रहा, क्योंकि इस सम्मेलन के फलस्वरूप यूरोप में क्रीमिया के युद्ध से पहले कोई भयानक युद्ध नहीं हुआ और 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। वियना समझौते की आलोचना। वियना सम्मेलन ने यूरोप में स्थायी शांति स्थापित नहीं की। इस सम्मेलन का उद्घाटन ऊंचे आदर्शों एवं उद्देश्यों की आकर्षक घोषणाओं के साथ हुआ था, परंतु कांग्रेस में लूट का बाजार गर्म रहा। इसमें क्रांति के सिद्धांतों को भुला दिया गया और समस्याओं को हल करने के स्थान पर उन्हें बढ़ाने में सहयोग किया गया था। वास्तव में ये विजेता राष्ट्रों की बैठक थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य विजित प्रदेशों की संपत्ति का परस्पर बंटवारा करना था। इतिहासकार हेजन ने लिखा है, इस व्यवस्था के आधार में किसी उदात्त सिद्धांत को खोज निकालना असंभव है। इस सौदेबाजी के झमेले को समझने की एकमात्र कुंजी स्वार्थ थी। पृष्ठ 114। 1815 से 1870 तक यूरोप में होने वाले आंदोलनों का प्रमुख उद्देश्य वियना कांग्रेस के निर्णयों को समाप्त करना था। प्रसिद्ध इतिहासकार साउथगेट ने भी लिखा है, 1815 से आज तक का यूरोप का इतिहास वियना कांग्रेस की इस महान भूल को सुधारने के प्रयत्नों का इतिहास है। इस कांग्रेस के निर्णयों को कार्यान्वित करते समय इसके सिद्धांतों की पूर्ण अवहेलना की गई। फ्रांस के प्रति वियना कांग्रेस का दृष्टिकोण अत्यंत दयालु था, किंतु यूरोप के छोटे राष्ट्रों की भावनाओं का इस सम्मेलन में कोई ध्यान नहीं रखा गया। बेल्जियम को हॉलैंड से मिला देना वहां की जनता के साथ घोर अन्याय था। अतः इसका परिणाम ये हुआ कि शीघ्र ही दोनों देशों के संयोजन का अंत हो गया। प्रसिद्ध इतिहासकार हेज ने वियना सम्मेलन की आलोचना करते हुए लिखा है कि समझौते में सबसे भयंकर कमी ये थी कि इसमें जनता को विभिन्न राजवंशों को दूसरे राज्यों से भूमि हड़पने की प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए पासों के रूप में प्रयोग किया गया था। नॉर्वे का स्वीडन से संयोजन नितांत अन्यायपूर्ण था। फिनलैंड तथा पोलैंड को रूस से मिलाकर वियना सम्मेलन ने एक और भूल की थी। ग्रांटवा टेम्परले ने इस संदर्भ में लिखा है, इस सम्मेलन में राष्ट्रों के उचित दावों का ध्यान न रखते हुए अस्वाभाविक मेल स्थापित करने की कोशिश की गई थी। वास्तव में इस सम्मेलन के अंतर्गत छोटे राष्ट्रों को बड़े राष्ट्रों के लाभ के लिए बलि का बकरा बनाया गया था। गणराज्यों पर न्यायोचित सत्ता के सिद्धांतों को लागू न करना ओछापन और विश्वासघात था। ऑस्ट्रिया को वीनस और सार्डिनिया तथा पीडमोंट को जिनेवा का प्रदेश देना गणतंत्रवाद की स्पष्ट अवहेलना थी। सक्सेनी का विभाजन भी अत्यंत दोषपूर्ण था। वियना कांग्रेस का एक सबसे बड़ा दोष ये भी था कि इसमें इटली, स्पेन और जर्मनी के लोगों के राष्ट्रीय आंदोलनों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया था। इससे उदारवादी निराश व हताश हुए और उनकी समस्त आशाओं पर तुषारपात हो गया। वियना कांग्रेस द्वारा जिन जिन राजाओं को पुनः गद्दी प्रदान कराई गई, उन्होंने राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित करके कठोरतापूर्वक शासन करना प्रारंभ किया। 1830 ईस्वी तक वियना कांग्रेस द्वारा स्थापित की गई व्यवस्थाएं किसी न किसी प्रकार से सजीव बनी रहीं, किंतु इसके बाद 1830 ईस्वी व 1848 ईस्वी में होने वाली फ्रांसीसी क्रांति ने प्रबल प्रतिक्रियावादी मेटरनिक तक की जड़ों को झकझोर दिया। राष्ट्रीय भावनाओं के विकास एवं राजनीतिक चेतना के उदय के परिणाम स्वरूप वियना कांग्रेस धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख हुई।
निसंदेह वियना कांग्रेस की व्यवस्था, कार्यप्रणाली एवं उसके प्रतिनिधियों में अनेकानेक दोष व कमियां थीं, किंतु इसके बाद भी प्रोफेसर कैटेलबी का ये मत नितांत सत्य प्रतीत होता है कि वियना सम्मेलन में राजनीतिक संयम और दूरदर्शिता का अभाव नहीं था। यूरोप के इतिहास में इसके अनेक महत्वपूर्ण स्थायी प्रभाव हुए। कैटेलबी ने लिखा है, इस सम्मेलन ने कुछ ऐसे आधार प्रदान किए जिन पर भविष्य के यूरोप की नींव रखी गई। ग्रांट एवं टेम्परले ने भी इस संदर्भ में लिखा है, वियना के शांति संस्थापकों को अत्यंत प्रतिक्रियावादी और अनुदार कहना एक परिपाटी बन गई है। ये सच है कि वे पुरातन परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते थे, किंतु उनकी सबसे बड़ी देन ये है कि उन्होंने अगले 40 वर्षों तक यूरोप को युद्ध से बचाए रखा। पृष्ठ 115। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूरोप के इतिहास में वियना कांग्रेस के निर्णयों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कांग्रेस के प्रतिनिधि ईश्वर का अवतार न होकर मनुष्य थे। इस दृष्टि से उनकी उपलब्धियां निश्चय ही प्रशंसनीय हैं। प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, वियना कांग्रेस के सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न 2, वियना कांग्रेस की प्रमुख समस्याओं व उनके हल पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 3, वियना कांग्रेस के महत्वपूर्ण निर्णय बताइए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, वियना कांग्रेस की प्रमुख समस्याएं बताइए। प्रश्न 2, वियना कांग्रेस के प्रमुख देशों के प्रतिनिधियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 3, वियना कांग्रेस के प्रमुख सिद्धांत बताइए। प्रश्न 4, वियना समझौते की आलोचना कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, कांग्रेस ऑफ वियना कब हुई थी? 1, 1812 ईस्वी, 2, 1815 ईस्वी, 3, 1830 ईस्वी, 4, 1848 ईस्वी। उत्तर 2, 1815 ईस्वी। प्रश्न 2, कांग्रेस ऑफ वियना किस देश की राजधानी में हुई थी? 1, फ्रांस, 2, इंग्लैंड, 3, ऑस्ट्रिया, 4, स्पेन। उत्तर 3, ऑस्ट्रिया। प्रश्न 3, 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का शासक था? 1, फ्रांसिस प्रथम, 2, मेटरनिक, 3, फ्रांसिस द्वितीय, 4, फेडरनिक विलियम द्वितीय। उत्तर 1, फ्रांसिस प्रथम। प्रश्न 4, वियना कांग्रेस का सभापति कौन था? 1, कैसलरे, 2, अलेक्जेंडर प्रथम, 3, मेटरनिक, 4, तेलरा। उत्तर 3, मेटरनिक। प्रश्न 5, वियना कांग्रेस के निर्णयानुसार बेल्जियम का प्रदेश दिया गया था? 1, ऑस्ट्रिया, 2, इंग्लैंड, 3, प्रशा, 4, हॉलैंड। उत्तर 4, हॉलैंड। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस देश ने वियना कांग्रेस में भाग नहीं लिया? 1, टर्की, 2, प्रशा, 3, डेनमार्क, 4, बवेरिया। उत्तर 1, टर्की। पृष्ठ 116।